Good evening, all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator, Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about protozoa. Protozoa belongs to kingdom Protista. Protista kingdom includes unicellular microscopic organisms. In Protista, not a plant or animal and fungi, but it includes eukaryotic unicellular organisms. Protozoa belongs to kingdom Protista, which is unicellular, eukaryotic and microscopic organism. तो आज हम लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। Protozoans are unicellular microscopic eukaryotes molecules. प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकारियोट्स एनिमैलिक्यूल्स होते हैं। एनिमैलिक्यूल्स का अर्थ यहाँ पर वेरी स्मॉल एनिमल्स का रिप्रेजेंट होता है। It is protoplasmic level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की शुरुआत एटम से होता है और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, फिर आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स, उसी क्रम में एक यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें सेल और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जो भी एनिमल्स हैं उसमें सेल और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं और सेल, सिंगल सेल रिप्रेजेंट होल एनिमल, और होल एनिमल्स के अंतर्गत जो भी मल्टीसेलुलर होते हैं वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और सेल के अंदर
जो लिक्विड सबस्टांसेस होते हैं विथ न्यूक्लियस वो साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम इसको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों कह सकते हैं। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है वो देखना है। यहाँ पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, यूकारियोट्स। सेल has outer membrane is plasma lemma और पेलिकल्स। सेल के सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो प्लाज्मा लेमा या पेलिकल्स की बनी होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड into ectoplasm and endoplasm। इक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर लेयर में होते हैं और एंडोप्लाज्म जो सेंट्रल पोर्शन में है। तो इस तरह से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपका 2 रीजन में आपका डिस्टिंक्ट होता है, आउटर और पेरिफेरल। इक्टोप्लाज्म इक्टोप्लाज्म एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म होता है। सेल ऑर्गेनेल्स such as mitochondria, Golgi body, ER, lysosomes, etc. present, ribosomes, ATS टाइप्स। प्रोटोजोआ वर्ग के जो भी एनिमल्स हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो कि यूकारियोट्स के अंतर्गत आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स ये सब, राइबोसोम्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे लोकोमोटर ऑर्गन्स या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं इसे, लोकोमोटर और लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हम
प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत जो एनिमल्स हैं उसमें लोकोमोशन और कह सकते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वह मेनली रूप से स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया होते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो है आपका स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया आपका साइक्लोसिस फॉर्मेशन, साइक्लोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है, जो आपका एक शरीर के किसी भी भाग से साइटोप्लाज्म एक लॉब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जो आपका स्यूडोपोडिया कहलाता है। और स्यूडोपोडिया जो है मेनली रूप से लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्जोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया के रूप में होते हैं। ये आपका जो स्यूडोपोडिया है वह डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। लोबोपोडिया का मतलब आपका बिल्कुल ब्लंट रूप में इस तरह से होते हैं। फिलोपोडिया जनरली इस तरह से ही होते हैं, आपका पॉइंटेड इस तरह से। एक्जोपोडिया भी आपका इसी रूप में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आपका हार्ड एंड रिजिड्स होते हैं। और रेटिकुलोपोडिया मेनली जो है सो आपका मच ब्रांच्ड होते हैं, इस तरह से आपका जो आपका रेटिकुलेट की तरह वो लगते हैं। तो इस तरह से आपका स्यूडोपोडिया भिन्न भिन्न एनिमल्स में जो बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्जोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। तो ये आपका लोकोमोटर ऑर्गन्स और लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगला जो है हम देखते हैं इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये आपका ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक दोनों रूप में होते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वह मेनली रूप से होलोफाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पारासाइटिक और एक मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सब जो है आपका न्यूट्रिशन मेथड होते हैं आपका इन प्रोटोजोन एनिमल्स। होलोफाइटिक मतलब एज ए लाइक प्लांट्स, होलोजोइक एज ए लाइक एनिमल्स, सैप्रोफिटिक आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड प्राप्त करना, पारासाइटिक का मतलब आपका लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करना, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब ये आपका है दोनों तरह के मिक्स्ड होते हैं। जो आपका ये यूग्लिना जो है इसके अंतर्गत खासकर यूग्लिना इज द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट का भी है और एनिमल्स का भी है। प्लांट्स का कैरेक्टर ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में सोलर एनर्जी को ट्रैप कर आपका फूड सिंथेसिस करते हैं।
सनलाइट के अनुपस्थिति में यह आपका हेट्रोट्रॉफिक की तरह यह कार्य करते हैं एज ए लाइक एनिमल्स। और एनिमल्स का कैरेक्टर ये है कि इसमें सेल वाल अब्सेंट होता है। सेल वाल का अब्सेंट होना एनिमल सेल का ये कैरेक्टर होता है। तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं यूलिना, जो आपका लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। और इस तरह से होलोफाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक, ये सब जो है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। रेस्पायरेशन, सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जो है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐड ऑफ O2। और क्या होता है, ये आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल breaks into simpler मटेरियल। कॉम्प्लेक्स जो फूड में ग्लूकोज जो होते हैं इसमें, वो आपका ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ये आपका CO2 प्लस H2O में यह आपका टूट जाता है, जो सिंपलर फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका कैटाबॉलिक होता है से। और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ये आपका इस तरह से रेस्पायरेशन जो है तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी रिलीजिंग का मतलब आपका ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप आपका CO2 रेज टू सिंपलर फॉर्म में बदलते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप आपका ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होता है। तो इस तरह से आपका ये रेस्पायरेशन हुआ। तो यह जो प्रोसेस है प्रोटोजोन एनिमल्स में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। रेस्पायरेशन takes place by general body surface। चूंकि यह आपका प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, इसमें किसी तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आपका यूनिसेल ही करता है। तो इसमें रेस्पिरेशन भी आपका जनरल बॉडी सरफेसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी किसी तरह के इसमें सिस्टम्स नहीं होते। इसमें भी आपका बाई डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा वेस्ट मटेरियल आपका बाहर निकलते हैं। CO2 है, NH2, NH2 अमोनिया, ये सब जो है आपका बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा निकलते हैं। तो प्रोटोजोआ वर्ग के एनिमल्स में एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें एक और चीज पहले ही बताना चाहिए था, डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो आपका इंट्रा सेल्यूलर
इंट्रासेलुलर मतलब आपका विद इन दी सेल, सेल के अंदर आपका होता है, वो आपका इंट्रासेलुलर होता है। और बिटवीन दी सेल्स इस तरह से है, अगर इसके बीच में होते हैं, बिटवीन द सेल्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर ये कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन प्रोटोजोन एनिमल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है विद इन द सेल बाय फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के द्वारा इसमें होते हैं प्रोटोजोन एनिमल्स में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मेनली रूप से जो मेथड है वो आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, दोनों तरह के प्रोटोजोन वर्ग्स के एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। और इस एसेक्सुअल मेथड फिर जो है आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये आपका डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, और ये डिवाइडेड इनटू मैनी न्यूक्लियाई और मैनी सेल्स, मल्टीपल फिजन। सिस्ट फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्मेशन होता है, उसके सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में फिर वह जो है सो आपका सर्वाइव कर नए ऑर्गेनिज्म में वह डेवलप करे, तो ये सिस्ट फॉर्मेशन। और एक आपका स्पोरिलेशन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेकंड जो मेथड है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपका यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को यहाँ पर हम लोग सिनगेमी, सिनगेमी कहा जाता है। और प्रोटोजोन्स एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सिनगेमी जैसा आपका फॉलोइंग टाइप से होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल में आपका सिनगेमी, सिनगेमी के अंतर्गत बहुत सारे प्रोसेस हैं। होलोगेमी, होलोगेमी का मतलब होता है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो करके टू इंडिविजुअल्स डायरेक्ट जो है फ्यूज्ड कर आपका जाइगोट में डेवलप कर जाते हैं, तो इस तरह के सिनगेमी को होलोगेमी कहा जाता है। यानी टू इंडिविजुअल्स गैमेट्स उत्पन्न नहीं करके बल्कि इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स ही फ्यूज्ड कर आपका जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की कंडीशन को होलोगेमी कहा जाता है। अगला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब हुआ कि सेम इंडिविजुअल से दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, रिलीज होकर के फ्यूज हो जाते हैं। सेम इंडिविजुअल से गैमेट्स उत्पन्न होते हैं और वे फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को ऑटोगेमी कहा जाता है। अगला कंडीशन है आइसोगेमी।
आइसोगेमी का मतलब यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर। आइसोगेमी में मॉर्फोलॉजी मतलब अगर इस तरह से है तो दोनों जो है सो आपका सेम साइज में होते हैं, ये इस तरह से। और जेनेटिकली इसमें मेल और फीमेल या प्लस और माइनस पता नहीं चलते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, तो इस कंडीशन को आइसोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड एंड आइसोगेमी। एंड आइसोगेमी का मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों मॉर्फोलॉजी रूप में भी एंड जेनेटिकली दोनों रूप में ये आपका डिफरेंट होते हैं, साइज में भी और जेनेटिकली भी ये डिफरेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सब आपका तरीके हुए, जो सिनगेमी ये हुआ आपका। लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में मेनली रूप से अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इसमें होते हैं। और इसमें जो है आपका जो डिविजन्स होते हैं, मियोसिस डिवीजन, वो आपका जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट बनने के बाद इसमें मियोसिस डिविजन्स होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है सो आपका मियोसिस रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है आपका हैप्लॉयड गैमेट्स में कन्वर्ट होता है, जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें पेरेंटल सेल की अपेक्षा हाफ हो जाते हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस और एक आपका गैमेटिक मियोसिस होता है। तो इस तरह से प्रोटोजोन्स एनिमल्स में आपका ये लाइफ साइकिल। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और अगले क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही जो प्रोटोजोआ है उसके बारे में कुछ और जो पैरासाइटिक और इम्पोर्टेंट जो जेनरा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ पैरासाइटिक होते हैं जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, तो कौन कौन से डिजीज उत्पन्न करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जीनस इसके अंतर्गत हैं, जेनरा हैं, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इस तरह कि अगर वीडियो पसंद है तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें।